प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने एग्जामिनर के सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे फेवरेट चैप्टर की, जो कि है एस्फिक्सियल डेथ्स। क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है और बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है जिसे आप डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हो। जो कि आप देखते हो, हैंगिंग के केसेस देखते हो, सीआईडी हमने देखा होता है तो वहाँ हमें पता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में जिन चीज़ों से गुज़रते हैं वो आज हम इस चैप्टर के माध्यम से और अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको हैंगिंग बताऊंगी, फिर स्ट्रैंगुलेशन एंड सफोकेशन, और उसके बाद हम ड्रोनिंग की बात करेंगे। और सबको हम बिल्कुल NCISM के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कवर करने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। हैंगिंग इज द फॉर्म ऑफ वायलेंट एस्फिक्सियल डेथ कॉज बाय द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द नेक बाय अ लाइगेचर। ठीक है, लाइगेचर का मतलब क्या है? कोई रस्सी है, कोई तार है, दुपट्टा है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे आपने हैंग अपने आप को किया है। वेयर द कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स इज़ द वेट ऑफ द बॉडी। जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है मैं उसे अंडरलाइन करूँगी, जो कि हमारा हमेशा से यही तरीका रहा है कि जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी उसको हम अंडरलाइन कर देंगे, ताकि आप नोट्स में उन्हें जब आप पढ़ो दोबारा से अच्छे से उन्हें याद कर पाओ। तो हैंगिंग में सबसे ज़्यादा तो क्या होता है कि कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द नेक होता है, जो कि स्ट्रैंगुलेशन में भी होता है। बट जो इसमें डिफरेंस है कि वो कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स जो है, जो वो फोर्स जो उसे मारता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो मरता है, दैट इज़ द वेट ऑफ द बॉडी। हैंगिंग में जब कोई इंसान लटकता है तो वो कौन सा फोर्स है जो उसे मारता है? तो आपको पता ही है, उसका वेट जब नीचे की तरफ उसको खींचता है तो गर्दन, ठीक है, गर्दन में क्या हो जाता है? सफोकेशन, मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, तो जिसकी वजह से डेथ होती है एस्फिक्सिया की वजह से। एस्फिक्सिया बता देती हूँ मैं। एस्फिक्सिया का मतलब होता है वो जहाँ पर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड डेफिनेटिव मेथड्स ऑफ सुसाइड ग्लोबली। देखो, सारी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा लोग सुसाइड करते हैं वो कैसे करते हैं? हैंगिंग से। बाकी और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे ट्रेन के आगे आ जाना, ठीक है, बिजली के खंभे से लोग चिपक जाते हैं, अपने आप को आग लगा लेते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो क्या है? हैंगिंग। एंड अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग of its forensic pathology is crucial for medical officers, coroners and investigators। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है क्योंकि मैं आपको लाइन टू लाइन एक बहुत अच्छे से वो सारी चीज़ें समझाऊंगी इमेजेस के थ्रू, तो कोई दिक्कत नहीं है आप। लेकिन ये समझ लीजिएगा कि इसके बाद आप ना भी पढ़ो तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ऐसी ट्रिक्स हम लेके आए हैं और ऐसा कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो आपको सब कुछ समझ आ ही जाएगा। अब देखिए, द असेंशियल डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ हैंगिंग कंपेयर टू स्ट्रैंगुलेशन इज दैट कि हैंगिंग में द एक्टिव कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स इज द बॉडी वेट, जो कि मैंने आपको बताया कि वेट ऑफ द बॉडी इज द कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स, जिसकी वजह से जो हमारा कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ नेक हो रहा है। बॉडी वेट इटसेल्फ, वेयर in the ligated strangulation the force is applied from an external agent या फिर manually independent of body weight। ये क्या होता है? अभी आपने क्योंकि स्ट्रैंगुलेशन पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ोगे तो मैं फिर से बता दूंगी। तो क्लासिफिकेशन हम दो तरह से करते हैं, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ सस्पेंशन एंड बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द लाइगेचर नॉट। एक चाय का सिप ले लूँ मैं। चाय और आपको पढ़ाने का जो मज़ा है ना, इट्स अमेजिंग कॉम्बिनेशन। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि पढ़ाते भी रहो, क्योंकि ये भी एक मेरा पैशन है और चाय भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दोनों चीज़ें एक साथ ही हो जाए तो फिर तो मज़ा ही आ जाता है, ठीक है। बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ सस्पेंशन कंप्लीट हैंगिंग हो सकती है और पार्शियल हैंगिंग। तो कंप्लीट हैंगिंग क्या है? द एंटायर बॉडी इज सस्पेंडेड ऑफ द ग्राउंड, नो पार्ट ऑफ द विक्टिम बॉडी, जैसे पैर, घुटने, बटक्स टचेस द फ्लोर, यानी कोई भी पार्ट बॉडी का फ्लोर से टच नहीं होता। द फुल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट एज अ कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स, यानी पूरी ही बॉडी का वेट ही क्या करेगा? कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स बनेगा।
पार्शियल हैंगिंग की बात करते हैं, सम पार्ट ऑफ द बॉडी टचेस द ग्राउंड, जैसे नीज हो गया, फीट हो गया, टोज हो गया, बटक्स आर टचिंग और रेस्टिंग ऑन द फ्लोर और नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, या तो फ्लोर पे होंगे या आसपास के ऑब्जेक्ट से टच होंगे। ठीक है, इन पार्शियल हैंगिंग इवन अ फ्रैक्शन ऑफ द बॉडी वेट एज लिटिल एज 2 to 5 ग्राम इज सफिशिएंट टू कॉज डेथ बाय कॉन्स्ट्रिक्टिंग द नेक वेसल्स। यानी ये बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपका वज़न 60 है, तो ऐसा नहीं है कि 60 किलो ही हमें वेट चाहिए कि आप सुसाइड कर रहे हो, तो नो, बट कितना वेट चाहिए कि 2 से 5 केजी वेट अगर आपको मिल रहा है आपकी बॉडी का, चाहे आपके पैर और नीज ये सब धरती से टच है, तो फिर भी डेथ हो जाती है। क्योंकि कितना ही चाहिए, 2 से 5 केजी। ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि किसके लिए कितना वेट चाहिए। इसके बाद बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ लाइगेचर नॉट, तो टिपिकल हैंगिंग होती है और अटिपिकल। टिपिकल में बात कर रहे हैं, द नॉट ऑफ द लाइगेचर लूप इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली एट द नेप ऑफ द नेक, यानी ऑसिपिट। दिस कॉज मैक्सिमम एंड सिमेट्रिकल टेंशन लीडिंग टू रैपिड कंप्रेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयरवेज। एटिपिकल की बात करते हैं, मैं आपको इसका इमेज दिखा के बताऊंगी। The knot is situated anywhere else on the neck other than the occiput. Occiput यानी पीछे का जो एरिया है उसके अलावा, जैसे फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल होता है, तो ऑसिपिटल पीछे का एरिया है, उसके अलावा जहाँ पर भी आपकी नॉट होगी, गांठ होगी, either on the left side, right side या under the chin, this is often result in asymmetrical neck compression and unequal traction. समझ आया? तो यहाँ पर मैं आपको इमेज के थ्रू दिखाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। कहाँ गया वो इमेज? ये रहा, देखो। पार्शियल हैंगिंग और कंप्लीट हैंगिंग समझ आ गया कि यहाँ पर पूरी बॉडी लटकी हुई है, किसी चीज़ से कोई टच नहीं है। पार्शियल हैंगिंग में कुछ पार्ट टच है, जैसे स्टूल से या ग्राउंड पर पैर है, लेकिन हमें कितना चाहिए? 5 किलो तक का अगर वेट आपको लग रहा है तो फिर उससे क्या हो जाएगा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। बेस्ड ऑन नॉट पोजिशन, मैंने बताया कि टिपिकल हैंगिंग वो होता है जहाँ पर नॉट एसिपिट पे होती है, यानी यहाँ पर ऑसिपिटल वाले एरिया पर। और एटिपिकल कहाँ हो सकती है? राइट हो, लेफ्ट हो, या फिर चिन के नीचे हो, कहीं भी हो। यानी ऑसिपिट के अलावा जहाँ भी है वो क्या हो जाएगा? अटिपिकल हैंगिंग हो जाएगा। समझ आ गया? फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी ट्रिक की, क्या हो जाएगा? क्लास यानी कंप्लीट और लेटरल यानी एटिपिकल, और एस आ जाएगा एटिपिकल, और एस से आ जाएगा सिमेट्रिकल। ठीक है, वैसे तो इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ आ ही रहा है कि कंप्लीट हैंगिंग और पार्शियल हैंगिंग, और दूसरा आ जाएगा टिपिकल और अटिपिकल। समझ आ रहा है? चलिए, तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कॉज ऑफ डेथ में जगुलर वेन ऑक्लूजन। तो इसमें कितना जो आपको फोर्स चाहिए वो 2 kg चाहिए। इससे क्या होगा? कंप्रेस द थिन वॉल जगुलर वेन, जो कि आपके कहाँ होते हैं? नेक में होते हैं, ब्लॉकिंग वेनस रिटर्न फ्रॉम द हेड, रिजल्टिंग इन सेरेब्रल कंजेशन, स्टेसिस एंड रैपिड अनकॉन्शियसनेस। समझ आ रहा है? जगुलर वेन जो होती है, अब वो जब कंप्रेस होगी, उसे सिर्फ कितना फोर्स चाहिए ये याद कर लेना ज़रूर से कि किसको कितना फोर्स चाहिए। इसे कितना चाहिए कि 2 kg भी लग गया तो उससे क्या हो जाएगा? कंप्रेस द थिन वॉल जगुलर वेन। वेन है तो वेनस ब्लड होगा, यानी डीऑक्सीजनेटेड, जिसकी वजह से ब्लॉक द वेनस रिटर्न फ्रॉम द हेड, हेड से क्योंकि हार्ट की तरफ आएगा, रिजल्टिंग इन सेरेब्रल कंजेशन। कंजेशन का मतलब क्या होता है? कि खून का भर जाना, क्योंकि ये तो क्या हो गया? वेन ब्लॉक हो गई, खून वापस नहीं जा रहा, तो जो खून हेड में है, जो सेरेब्रम में है, वो वहीं इकट्ठा हो गया। देखो, इसे ऐसा समझो कि वेन का रास्ता तो हो गया बंद, आर्टरी होती है नीचे, तो आर्टरी तो अभी नहीं दबी है, तो आर्टरी से तो ब्लड जाता रहेगा, लेकिन वो वापस आ ही नहीं रहा है, तो ब्लड वहाँ पर क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा, और इसी इकट्ठा होने को कंजेशन कहा जाता है। स्टेसिस का मतलब क्या होता है? रुक जाना।
एंड रैपिड अनकॉन्शियसनेस, इससे क्या हो जाएगा, रैपिड अनकॉन्शियसनेस। अब हम बात करते हैं कैरोटिड आर्टरी ऑक्लूजन की। इसके लिए जो वजन चाहिए वो 3.5 से 5 किलो, क्योंकि आर्टरी थोड़ा नीचे होती है। ब्लॉक्स ऑक्सीजनेटेड आर्टेरियल ब्लड फ्लो डायरेक्टली टू द ब्रेन इंड्यूसिंग इमीडिएट सेरिब्रल इश्चीमिया एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। दोनों में ही कॉन्शियसनेस हो रही है, पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो रुक रहा है, जिसकी वजह से इश्चीमिया, इश्चीमिया का मतलब ही क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजनेशन, यानी ऑक्सीजन जहाँ पर प्रॉपर सप्लाई नहीं होती है उसे इश्चीमिया बोला जाता है। तो इश्चीमिया हो गया, क्यों, क्योंकि ब्लड ही नहीं है, ब्लड ही ऑक्सीजन लाता, तो ब्लड नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है तो क्या हो जाएगा, सेरिब्रल इश्चीमिया, और जिसकी वजह से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। समझ आया। थर्ड आता है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, यानी इसके लिए जो हमें फोर्स चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा है, 15 किलो का। ठीक है, इससे क्या होगा, लैरिंग्स और ट्रैकिया इज कंप्रेस्ड। इससे क्या कंप्रेस होगा, लैरिंग्स और ट्रैकिया, कुछ भी। पुशिंग द रूट ऑफ द टंग अपवर्ड एंड बैकवर्ड अगेंस्ट द पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल, शटिंग ऑफ एयर फ्लो एंटायरली। इससे क्या हुआ कि सबसे पहले तो लैरिंग्स और ट्रैकिया कंप्रेस हुआ। पुशिंग द रूट ऑफ द टंग, जो टंग है हमारी उसे अपवर्ड एंड बैकवर्ड करता है अगेंस्ट द पोस्टीरियर के अगेंस्ट में। यानी इतना मत याद रखोगे क्या हो रहा है, बस सबसे पहले तो ये याद रख लो कि ट्रैकिया कंप्रेस हो गया, और दूसरा ये हुआ पुशिंग द रूट ऑफ द टंग अपवर्ड एंड बैकवर्ड अगेंस्ट, बस इतना कि रूट द टंग अपवर्ड एंड बैकवर्ड, जिसकी वजह से शटिंग ऑफ एयर फ्लो एंटायरली, की पूरी तरह से एयर फ्लो क्या हो जाता है, शट ऑफ, ख़त्म। तो ये समझ आ गया। तीसरा हमने पढ़ा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, यानी लैरिंग्स और ट्रैकिया इज कंप्रेस्ड। अगर आप इतना भी लिख दो ना कि लैरिंग्स और ट्रैकिया इज कंप्रेस्ड, इट्स टोटली फाइन। और ये लिख दो कि शटिंग ऑफ एयर फ्लो एंटायरली। क्लियर है, इतना टंग का कुछ करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। ठीक है, मैं इसे हटा ही देती हूँ, इसे करो ही मत, इसे ही देख लो कि बस ये क्या होगा, लैरिंग्स और ट्रैकिया कंप्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से एयर फ्लो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट आता है वैगल इनहिबिशन। ये क्या है, वेरिएबल है, इसके लिए कोई वेट नहीं पता। प्रेशर ऑन द कैरोटिड साइनस और वैगस नर्व ट्रिगर्स अ प्रोफाउंड रिफ्लेक्स पैरासिम्पैथेटिक कार्डियक अरेस्ट कॉजिंग सडन एंड इंस्टेंट डेथ। अब इसमें इतना तो लंबा नहीं याद रखना। इसमें देखो वैगल नर्व होती है, वैगस नर्व पता है क्या करती है, दिल की धड़कनों को कंट्रोल करती है। दिल की धड़कनों को अगर ये कंट्रोल ना करे तो आपकी धड़कन जो 72 है वो 100 से पार हो जाएगी। ठीक है तो वैगस नर्व का क्या काम है, बीच बीच की शांति, चाय ले रही हूँ मैं। ठीक है, तो प्रेशर पड़ेगा वेगस नर्व पे, जिसकी वजह से वो क्या करेगी, सडन कार्डियक अरेस्ट। देखो पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे इसलिए काट ही दूंगी। प्रेशर ऑन कैरोटिड साइनस एंड वेगस नर्व, इतना याद हो जाएगा बस। ये क्या करेगा, कॉजिंग द कार्डियक अरेस्ट तो करना पड़ेगा। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट होगा, जिसकी वजह से सडन एंड इंस्टेंट डेथ हो जाती है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वी से वैगल इनहिबिशन के लिए वेरिएबल फोर्स होता है। सर्वाइकल फ्रैक्चर या डिसलोकेशन हाई, इसके लिए क्या है, हाई। मैं आपको बताऊंगी, ये मोस्टली जो हैंगिंग होती है उसमें नहीं दिखता है। ठीक है, सीन इन जुडिशियल हैंगिंग। फ्रैक्चर ऑफ C2 C3 या C3 C4 वर्टिब्रा, हैंगमैन्स फ्रैक्चर कंप्रेसिंग द अपर स्पाइनल कॉर्ड एंड मेडुला। देखो मैंने तो मूवीज़ में ही देखा है। ठीक है, और मुझे असली में देखना भी नहीं है, मैं देखना भी नहीं चाहती। तो जुडिशियल हैंगिंग जो होती है आपने देखा, उसमें वो सडन ऊपर से नीचे गिरते हैं और जिसकी वजह से उनका सर्वाइकल फ्रैक्चर होता है। लेकिन जो आम तौर पर जो लोग सुसाइडल हैंगिंग करते हैं उसमें वो सिर्फ लटकते हैं, ज़ोर से ऐसा नहीं ऊपर से नीचे कूद रहे हैं कि उनकी गर्दन में इतना तेज़ झटकाए। तो क्या होता है कि वो सिर्फ लटकते हैं, तो उनका कंप्रेशन होता है आर्टरीज़ का, वेन्स का, या फिर वैगस नर्व का। ठीक है, या एयरवे कंप्रेशन जो कि हम ऊपर के 4 पढ़ के हैं, ये कुछ हो सकता है। लेकिन ये नहीं होता कि, बहुत ही कम, रेयर, वेरी रेयर है कि सर्वाइकल फ्रैक्चर हो। लेकिन जहाँ पर आपकी जुडिशरी हैंगिंग होती है, जिन्हें फांसी की सज़ा दी जाती है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसका एक रीज़न ये होता है कि इससे डेथ बहुत जल्दी होती है। जो हैंगिंग का टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, 5 मिनट 7 मिनट होगा। लेकिन जो सर्वाइकल फ्रैक्चर के साथ जो डेथ होती है वो
2-3 मिनट लेता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये वाला होता है कि कम टाइम उन्हें लगे तो शायद कम दर्द होता हो, ठीक है। तो ये बात थी, तो ये चीज़ें याद आ गई हैं। इसके लिए जो ट्रिक है वो है जे केव्स। समझ आया क्या ट्रिक है? जे केव्स। जे से आ जाएगा जगलर वेन कंप्रेशन, जिसके लिए 2 किलो चाहिए। सी से आ जाएगा कैरोटिड आर्टरी, थोड़ा ज़्यादा, 3.5 से 5। एयरवे ब्लॉक के लिए 15। वैगल के लिए वेरियस है, वेरिएबल है तो कुछ नहीं है। और एस से आ जाएगा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, यानी कि जो फ्रैक्चर होता है जुडिशियल हैंगिंग में। तो बहुत ज़्यादा ईजी था, समझ आ गया होगा, ठीक है। बिल्कुल इजी था ना, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। मैंने पता है मैंने ट्रिक से याद किया था और मैं ये सारे पॉइंट्स लिख के आई थी। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, आपने जैसे जगलर वेन लिख दिया, कैरोटिड आर्टरी लिख दिया, ये सब भूला है, तो ये वाली चीज़ भी एग्जामिनर नोट करेगा कि इसमें 5 ही तो पॉइंट्स हैं, उस 5 में से भी आप 2 ही लिख के आओगे तो फिर क्या ही वो एग्जामिनर मार्क्स देगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर प्रीफर करती हूँ कि आप ट्रिक्स भी याद करना, ठीक है। तो क्या है इसकी ट्रिक? जे केव्स। तो जगलर वेन, कैरोटिड आर्टरी, एयरवे ब्लॉकेज, वैगल इनहिबिशन एंड स्पाइनल कॉर्ड यानी सर्वाइकल की इंजरी। अब पोस्टमार्टम अपीयरेंस की बात करते हैं तो ऑटोप्सी फाइंडिंग आर कैटेगराइज्ड इनटू एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड इंटरनल अपीयरेंस। एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात करते हैं तो लाइगेचर मार्क द कार्डिनल साइन होता है। कार्डिनल साइन का मतलब क्या होता है कि प्रत्यात्म लक्षण है, ठीक है, कि ये हैंगिंग का ही केस है, ठीक है। पोजीशन यूजुअली सिचुएटेड अबाउट द थायरॉइड कार्टिलेज यानी हाइट लेवल बिटवीन द लैरिंक्स एंड द चिन। क्या होता है इमेज से बताऊंगी। डायरेक्शन रन्स ऑब्लिकली अपवर्ड ट्रेसिंग टुवर्ड द साइड ऑफ द नॉट वेयर इट बिकम फेंट और वैनिशेस ऑल टुगेदर ड्यू टू सस्पेंशन पुल डिसकंटिन्यू। ये छोड़ो, मैं आपको इमेज से ही बता दूं, यहाँ पर मैं पढ़ी जाऊंगी और समझ आएगा नहीं, ठीक है। इमेज कहाँ गया हमारा? कहाँ गया? कॉज ऑफ डेथ हो गया है। एक्सटर्नल फीचर्स देखो, लाइगेचर मार्क, ठीक है। लाइगेचर मार्क्स हाई होता है, ऑब्लिक होता है। देखो जो स्ट्रैंगुलेशन होगा ना उसके लिए इस तरह से होगा, क्योंकि आप स्ट्रैंगुलेशन में उसके गर्दन के चारों तरफ कपड़ा लपेट दोगे तो वो कोई उस पर एंगल नहीं बनेगा, ऑब्लिक नहीं होगा, वो पूरा हॉरिजॉन्टल होगा। लेकिन जब आप फांसी लगाते हो तो इस तरह से ये क्या बनता है? ऑब्लिक बनता है, ठीक है। तो ऑब्लिक मार्क होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो इनकम्प्लीट क्यों होगा? मान लो कि यहाँ से आपने ऐसे लिया और आपकी गर्दन आगे की ओर झुक गई तो सिर्फ यहाँ पे होगा, पीछे नहीं होगा ना, नेक पर तो नहीं होगा क्योंकि नेक से तो ढीली होगी वो। तो इसमें क्या होता है? इनकम्प्लीट जो है वो निशान मिलते हैं। ड्राई येलोइश ब्राउन। फेस कैसे हो जाएगा? पेल हो जाएगा या फिर कंजेस्टेड हो जाएगा। देखो कंजेस्टेड क्यों मिलेगा? क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो वेन है वो ब्लॉक हो जाती है और आर्टरी वाले ब्लड देती रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पर कंजेशन हो जाता है। पेटिकियल हीमोरेज देखो तीनों में, जो मैं आपको तीनों बताऊंगी, ड्रोनिंग में और स्ट्रैंगुलेशन सफोकेशन में और हैंगिंग में पेटिकियल हीमोरेज मिलेगा। पेटिकियल हीमोरेज एस्फेक्सियल डेथ में मिलता ही मिलता है। सलाइवा ड्रिपिंग फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द माउथ अपोजिट टू द नॉट वाइटल साइन। इसमें मैं कैसे बताऊँ? मान लो देखो इसमें वो वाली इमेज तो नहीं है कि देखो नॉट इसके आप इधर साइड मान लो, ये वाली जो नॉट आपको यहाँ दिख रही है ये इधर मान लो, तो इसका फेस क्या होगा? ये वाला साइड तो ऊपर हो जाएगा, ये वाली दूसरी वाली साइड नीचे। तो इस साइड से इसके मुंह से सलाइवा निकलेगा, ठीक है। तो समझ आ गया। तो अपोजिट साइड से, जो कि एक वाइटल साइन है, ठीक है, कि इसकी हैंगिंग से ही मृत्यु हुई है। टंग प्रोट्रूजन यानी जो जीभ बाहर निकली होती है। क्लेंच टीथ यानी दांत भीचे होते हैं। हाइपोस्टैटिक लिविडिटी इन लोअर लिम्ब एंड हैंड्स। देखो जब अब मैंने आपको लिवर मॉर्टिस बताया था तो वो क्या होता है? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो पुलिंग ऑफ द ब्लड होता है, तो यहाँ पर कहाँ पर होगा? सबसे पहले तो ये चिन में हो जाएगा, हैंड्स में हो जाएगा, यहाँ फिंगर्स पर, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा और पैरों पे हो जाएगा। समझ आ गया? पैरों पे, हाथों के एंड पर और चिन पर, और फेस तो ब्लू हो ही जाएगा। तो समझ आ रहा है कि कहाँ पर होगा लिवर मॉर्टिस? पैरों पर और हाथों पर, ठीक है। चलिए, तो ये वाली चीज़ें हो गई।
अब आता है इंटरनल फीचर, सबक्यूटेनियस टिश्यू, ड्राई वाइट पार्चमेंट लाइक मसल्स लैसरेशन होगा, ठीक है। मार्टिन साइन होगा, इंटरनल इंटिमल टीयर्स इन कैरोटिड आर्टरीज हो जाएगा। हाइड बोन का फ्रैक्चर होता है जो कि रेयर एल्डरली में होता है। थायराइड कार्टिलेज का फ्रैक्चर होता है, ठीक है। कहाँ तक पहुँचे हम? ये हो गया है, चलिए। डिसकंटिन्यूटी मैंने आपको बता दिया क्योंकि ऊपर से लूज होगी। अपीयरेंस कैसे होगा? डिप्रेस होगा, अंदर की तरफ होगा, ड्राई होगा, हार्ड होगा, लेदरी होगा, येलोइश ब्राउन होगा ड्यू टू एब्रेशन ऑफ द क्यूटिकल एंड सब्सिक्वेंट ड्राइंग ऑफ द स्किन। देखो जहाँ पर आपका फोर्स लगता है ना तो वहाँ पर आपका पीलापन ही दिखता है क्योंकि वहाँ से ब्लड भाग जाता है। विथ यूजुअली स्लाइटली नैरोअर देन, नैरो होगा या फिर इक्वल टू द विड्थ ऑफ द एक्चुअल लाइगेचर रोप, उससे कम होगा क्योंकि उसका ऐसा हो सकता है कि सारा पार्ट टच ना हो, और या फिर उसके बराबर होगा। फेस एंड आइज़ की बात करते हैं तो पेल होगा, स्पेशली इन टिपिकल या कंप्लीट हैंगिंग में, लेकिन कंजेस्टेड होगा अटिपिकल या पार्शियल हैंगिंग में। पेटेकियल हीमोरेज सब में मिलेंगे, कॉमनली सीन इन कंजक्टिवा, ठीक है, आँखों में, स्क्लेरा में, फॉरहेड में, और जो सबसे ज़्यादा मिलता है वो ब्रेन में मिलता है। सलाइवा ड्रिबलिंग, यानी जो कि मैंने आपको बताया था कि सलाइवा निकल जाता है जिस तरफ नॉट होती है उससे अपोजिट। नॉट अगर पीछे ऑसिपिट एरिया पे है तो आपका मुंह बिल्कुल आगे की तरफ झुका होगा और उससे सलाइवा निकल रहा होगा। तो दिस अगर्स ड्यू टू मैकेनिकल स्टिमुलेशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड बाय द लाइगेचर एंड इज़ अ क्रूशियल साइन ऑफ लाइफ एट द टाइम ऑफ सस्पेंशन। यानी ये बताता है कि जब ये आदमी मरा तो ये हैंगिंग से ही मरा है, ऐसा नहीं है कि इसे मरने के बाद किसी ने लटकाया है। अगर आपको ये पता लगाना है कि ये मरने के बाद लटकाया गया है या लटक के मरा है तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? पेटेकियल हीमोरेज आपको मिलेगा, पेटेकियल हीमोरेज मिलेगा। दूसरी चीज़ आपको सलाइवा ड्रिबलिंग मिलेगी कि सलाइवा मिलेगा, टंग प्रोट्रूड मिलेगी, ठीक है, आंखें बाहर मिलेंगी, आइज़ भी मिलेंगी बाहर के साइड, टंग मिलेगी बाहर की साइड, ठीक है। और जो वो फिसीज, यूरिन, सीमन का, और ये सब क्योंकि रिलैक्स हो जाते हैं तो इनके सैंपल्स भी वहाँ पर मिलेंगे। पोजिशन ऑफ द टंग एंड हैंड, द टंग में प्रोट्रूड, बी ब्लैंच्ड बिटवीन द टीथ, हाइपोस्टैटिक लिविडिटी सेटल, ठीक है, मैंने बता दिया था। ए बॉडी रिमेन सस्पेंडेड फॉर आवर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लिविडिटी तो 6 से 6 घंटे में स्टेबल, 6 से 12 घंटे में स्टेबल होती है। तो अगर किसी ने उस बॉडी को हिला दिया तो वो स्टेबल नहीं होगी, लेकिन मान लो कि 6 घंटे उसे लटके हुए बॉडी को इसी तरह से हो गए तो लिविडिटी क्या हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि 1 से 2 घंटे में लिविडिटी अगर बॉडी को हिला देते हैं तो लिविडिटी हट जाती है, ठीक है। इसके बाद इंटरनल अपीयरेंस की बात करते हैं तो सबक्यूटेनियस नेक टिश्यू इज ड्राई वाइट कंडेंस, ठीक है। मस्कुलर लैसरेशन हो जाएगा, जो आपको याद करनी है वो मैं इजी बता देती हूँ। मसल्स का लैसरेशन हो जाएगा, वेसल्स में इंजरीज हो जाएगी, फ्रैक्चर ऑफ नेक हो जाएगा, हाइड बोन फ्रैक्चर या फिर थायराइड कार्टिलेज फ्रैक्चर, इतना याद कर लेंगे। मेडिको लीगल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो अब हैंगिंग 3 तरह से हो सकते हैं, सुसाइडल, होमिसाइडल और एक्सीडेंटल। Suicidal, the vast majority of the cases of hanging are suicidal. The presence of platform lock latch from inside, तो क्या करेगा? एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो अंदर से बंद होगा, एब्सेंस ऑफ एनी स्ट्रगल मार्क, और वहाँ पर आपको सुसाइडल नोट भी मिल सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह एक तन्हा जगह होगी जहाँ पर उसने गेट को अंदर से बंद किया होगा और कोई स्ट्रगल मार्क नहीं होगा, ठीक है, कोई भी चीज़ इधर उधर तोड़ा फाड़ी कुछ नहीं होगा, सब कुछ शांत होगा। होमिसाइडल में एक्सट्रीमली रेयर होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि कॉन्शियस इंसान को लटकाना फांसी पर, ठीक है, हत्ता के जब तक के वो उसे बिल्कुल सिडेशन, यानी ऐसा समझो कि बहुत ज़्यादा आपको काम ही करना पड़े, बिल्कुल ही बहुत सारे आदमी ज़बरदस्ती उसे लटका दिए गए, या फिर उसे बेहोश करके आप लटका सकते हो। होमिसाइडल लगेंगे मल्टीपल, ठीक है, या फिर इंटॉक्सिकेटेड, अनकॉन्शियस या हाईली वल्नरेबल, या तो बच्चा ही हो या फिर कोई बूढ़ा ही हो जो कि आप पोज ना कर पा रहे हो, या फिर कोई जवान आदमी तो आप उसे पहले नशा दोगे, बेहोश करोगे, तब आप उसे लटका सकते हो, ठीक। एक्सीडेंटल की बात करते हैं, अगर ओकेजनली, यूजुअली सीन इन चिल्ड्रन प्लेइंग, कभी कभी बच्चे खेलते हैं और वो हो जाता है, और इन एडल्ट ड्यूरिंग सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, ठीक है, वेयर हाइपोक्सिया इज यूज्ड टू अटेन सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बस गोज आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है।
तो एक्सीडेंटल कम है, होमिसाइडल तो बहुत ही कम है, सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो सुसाइडल है। जो मैं आपको बता रही थी कि एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम हैंगिंग में अगर ये बात है कि मारने से पहले, मतलब जो वो मरा है वो हैंगिंग से मरा है या फिर किसी और चीज़ से उसे मार के उसे लटकाया गया है या फिर वो वाकई लटक के मरा है, तो ये देखते हैं कि क्या है, सलाइवा ड्रिबलिंग जो एंटीमॉर्टम है उसमें प्रेजेंट होगी, इसमें एब्सेंट होगी, मैंने आपको बता दिया। लाइगेचर मार्क में इसमें क्या होगा, पार्चमेंट लाइक रेडिश ब्राउन मार्जिन्स, कंजेस्टेड एजेस, माइक्रोस्कोपिक सेलुलर रिएक्शंस प्रेजेंट होंगी। यहाँ पर सिर्फ उसका क्या होगा, सिर्फ निशान होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। इंटिमल टीयर्स प्रेजेंट विद लोकलाइज्ड हेमोरेज, क्योंकि वो टीयर्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर तो वो पूरा ब्लॉक हो रहा है, इसी वजह से तो वो टीयर्स हो रहे हैं, प्रेशर की वजह से। यहाँ पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, वो मर चुका है, उसका कोई सर्कुलेशन ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें एब्सेंट होंगी। नेक मसल ब्रूजिंग प्रेजेंट विद टिश्यू रिएक्शन एंड एक्स्ट्रावर्सेशन ऑफ ब्लड। ब्रूज का मतलब ही क्या होता है, एक्स्ट्रावर्सेशन, यानी जो वेसल्स फट जाते हैं, और इसमें वेसल्स फटती हैं, और यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, एब्सेंट है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा कम होता है। टार्डियो स्पॉट्स कॉमनली इन कंजक्टिवा एंड विसरल ऑर्गन्स, जैसे ब्रेन में मिल सकता है, लंग्स में मिल सकता है, हार्ट में मिल सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। टार्डियो स्पॉट्स पेटिकल हेमोरेज सेम बात है, जनरली इसमें एब्सेंट होता है क्योंकि वो मर चुका है। तो ये समझ आ गया। तो इसके ट्रिक क्या है, वाइटल, वी से आ जाएगा वेसल टीयरिंग, आई से आ जाएगा इन्फ्लेमेटरी चेंज, टी से आ जाएगा टीयरिंग एंड ब्रूजिंग ऑफ नेक, ए से आ जाएगा एक्टिव सलाइवा, और एल से आ जाएगा लाइगेचर मार्क शोइंग टिपिकल पार्चमेंट लाइक डेसिकेशन। तो ये इसकी ट्रिक थी। वाइटल से आप इसे याद कर सकते हो कि वो जिंदा ही मरा था, ठीक है।